सुबह सुबह आप उठो और आपको एक ऐसी फोटो दिख जाए तो एक डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन को इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए होगा। ये रोमन रेंस ने फोटो पोस्ट करी है अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पे, जहां पे आप देख सकते हो रोमन रेंस आगे खड़े हुए हैं अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ और पीछे जिमी ऊसो, जे ऊसो। और देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस चीज को बरकरार रखा है। इस फोटो में भी जेकब फाटू खड़े तो हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं खड़े कि जैसे कि वो बहुत ज्यादा खुश हैं इस वाले ग्रुप में। और ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे ब्लड लाइन की तरफ से हमको फोटोज इनके पहले वाले रन में भी बहुत सारी देखने को मिली थी, जब अलग अलग तरीके से पोज करते थे सैमी ज़ेन के आने के बाद, फिर उसके बाद ये जिमी और जे उसो के आने के बाद, या फिर जैसे जैसे ब्लड लाइन के डायनामिक चेंज हुए वो हमने ऐसे ट्रेडिशन फॉलो होते हुए देखा ब्लड लाइन की बैक स्टेज फोटोज का। और उस कड़ी में ये एक नई पिक्चर भी जुड़ चुकी है और इससे ये भी पता चलता है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल ढंग से सही तरीके से फोकस करने वाली है इस पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी में। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 903 में। बहुत सारी तगड़ी तगड़ी बातें आज इस वीडियो में होने वाली हैं। और रेसलमेनिया के बाद रोमन रेंस ने इस चैंपियनशिप को जीत लिया था और बहुत सारी चीजें हुई थी रेसलमेनिया में, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग कि ओके अब मजा आने लग जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में, क्योंकि रेसलमेनिया से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो कचरा किया था। लेकिन अब जो चीजें पिछले कुछ दिनों में हुई है, मुझे अंदर से वो फीलिंग आ रही है वैसी वाली कि ओके अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में चीजें बेटर हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, वैसी हो रही हैं जिसकी वजह से हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई को पसंद किया था। और ये बात मैं सिर्फ रॉ ब्रांड के लिए बोल रहा हूँ, स्मैकडाउन से अभी इसको बिल्कुल भी जोड़ के मत देखना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किस चीज से। 12 साल पहले क्या हुआ था उस चीज से जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत ही अलग अलग तरीकों से बदल के रख दिया था, और ये था शील्ड का स्प्लिट, शील्ड का ब्रेकअप। और इस चीज को हुए 12 साल हो चुके हैं पूरे। आपकी क्या मेमोरी है इस चीज़ से, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। मेरी तो उस टाइम की ज़्यादातर चीज़ों की मेमोरी यही है कि शायद फेसबुक से मुझे पता चला था, क्योंकि डायरेक्ट शायद मैंने इसको लाइव नहीं देखा था। मैं कह रहा ये क्या हो गया भाई, तो अचानक से फिर देखा कि सेथ रॉलिंस ने धोखा दे दिया, तो वो चीज़ दिल में चुभी थी। आज का रोहित शायद उस चीज़ को बहुत अलग तरीके से लेता, लेकिन उस टाइम पे 12 साल पहले मैंने इस चीज़ को बहुत ही अलग तरीके से लिया था। आपकी क्या इस चीज़ से मेमोरी है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उन सारी चीज़ों से जो पिछले कुछ दिनों में मुझे अब तक तो वैसे आपको बता देनी चाहिए थी, लेकिन थोड़े से हम लेट हो गए इस चीज़ में। तो क्लैश इन इटली के बाद रोमन रेंस जब बैक स्टेज जाते हैं, वापस जाते हैं, तो रोमन रेंस ने वही सिमिलर स्टाइल में प्रोमो कट किया। जैसे क्या था वो, एक क्राउन जूल के, हाँ, लोगन पॉल वाले मैच का भी नीचे ग्राफिक आ रहा था, उस टाइम पे रोमन रेंस ने प्रोमो कट किया था। तो यहाँ पे रोमन रेंस बोलते हैं कि अब बताओ कौन है हेड ऑफ द टेबल, और यहाँ पे वो ये भी कहते हैं कि अब बताओ कि ये शिप का कैप्टन कौन है। QB1 करके उन्होंने बोला और कहते हैं एफ दैट नॉइस, यानी ये सीधा सीधा रोमन रेंस का निशाना था कोडी रोड्स के ऊपर। कहते हैं इट्स द ट्राइबल चीफ, इन सारी चीज़ों को ट्राइबल चीफ चलाता है। और क्लैश इन इटली के बाद रोमन रेंस ने एले नाइट और रॉयस कीज के बारे में भी बात करी। तो कैथी केली के साथ उनका इंटरव्यू चल रहा था बैक स्टेज, और यहाँ पे वो कहता है कि मैं सारी ये जो चैटर है वो सुन रहा हूँ, उखाड़ लो भाई जो उखाड़ना है, दम है तो मतलब कुल मिला के रोमन रेंस की वार्निंग थी कि मेरे बारे में तुम उल्टी सीधी बकवासें नहीं कर सकते। एक तो अब बंदे की छाती और भी चौड़ी हो गई है, क्योंकि एक्नॉलेज कर लिया है जेकब, मतलब ये हराने के बाद था जेकब फाटो को, तो रोमन रेंस को था भैया अब तो इस साम्राज्य का जो शासक है वो मैं ही हूँ, तो अब तो कोई मेरे सामने क्या ही टिकेगा। तो उन्होंने एले नाइट और रॉयस की इसको भी मेंशन कर दिया। और जैसे मैंने कल रिव्यू वीडियो में भी बोला था, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई एले नाइट को वो जो फीचर कर रही है, वो हमेशा ब्लड लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, ये अगर दिमाग होगा इन लोगों में तो वो इसी तरफ लीड करना चाहिए कि रोमन रेंस और एले नाइट की एक फ्यूड होने वाली है। वो अगेन जिसके बारे में मैंने कल रॉ के रिव्यू में थोड़ी और सही से बात कर ली थी। तो लेट्स सी, अब रोमन रेंस ने इस चीज़ को मेंशन भी किया है क्लैश इन इटली के बाद, तो फिर ऐसा हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्किंग प्लान्स हो इस चीज़ के लिए। बाकी तो अभी रोमन रेंस बहुत ज़्यादा खुश है भैया, उसकी जो ब्लड लाइन है वो दोबारा से तगड़ी वाली बन चुकी है, क्योंकि रोमन रेंस को भी बात अच्छे से पता है कि अगर इस चैंपियनशिप को अपने पास मुझे बरकरार रखना है ज़्यादा टाइम के लिए, तो फिर ऐसे में अगर मेरे पास मेरा पूरा ग्रुप होगा, मेरी पूरी फैमिली होगी, तो वो चीज़ उनको हेल्प करवाने वाली है। फर्क नहीं पड़ता कि अब रोमन रेंस एक हील सुपरस्टार नहीं भी हैं, तो वो किसी भी तरीके से रोमन रेंस यूज़ कर सकते हैं। और क्लैश इन इटली से एक और वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो स्पेशली, तो भाई ये वीडियो आपने अलग अलग एंगल से देखी होगी। जब ब्रॉक लेसनर इतना मूड में आ गया था कि जब ओबा फेमी अपनी एंट्रेंस करते, अपना स्टार्ट करते हैं, तो उस मतलब जब करते नहीं है वो म्यूजिक प्ले होता है, तो उस बीट पे ब्रॉक लेसनर भी वही स्टार्ट कर रहे थे ओबा फेमी के स्टाइल में, अपना वाला उन्होंने जो अपना वो बॉक्सिंग वाला या एमएमए वाला जो स्टाइल जो वो करते हैं, अपना जो इमोट करते हैं, उसको और ओबा फेमी के इमोट को उन्होंने मिला दिया। और अलग अलग जगह पे भाई बहुत सारे लाइक्स आए थे, बहुत ज़्यादा ही वायरल हुई थी ब्रॉक लेसनर की ये वाली वीडियो। तो इससे ये भी पता चलता है कि अब इस रन को ब्रॉक लेसनर सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं कि ठीक है भाई बहुत कुछ कर लिया मैंने, हो लिया मेरा, अब तो बस मैं मज़े के लिए आऊँगा। और उस मज़े में और भी ज़्यादा मज़ा है जब ब्रॉक लेसनर की जो जेब है वो भी अच्छी खासी गर्म हो रही हो।
रोमन रेंस और जेकब फाटू के ये ट्राइबल कॉम्बैट से पहले ये स्पेकुलेशन इंटरनेट पे बहुत ज्यादा चल रही थी कि शायद जेकब फाटू फुल्ली फिट नहीं है, तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू को उनको रिप्लेस करना पड़ जाए, लेकिन वो चीज हुई नहीं थी। और अगर आपने क्लैश इन इटली में ये चीज नोटिस करी होगी तो माइकल कोल ने कमेंट्री से इस चीज को बोला भी था कि स्पेकुलेशन चल रही थी इंटरनेट पे, लेकिन जेकब फाटू तो भैया मोर देन रेडी होके आया है। तो मतलब ये इंटरनेट पे जो बातें चल रही थी आजकल, उनको भी बहुत छोटी छोटी चीजों को भी कमेंट्री पे मेंशन करते हैं, जबकि पहले डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्कुल इग्नोर करती थी इन सारी चीजों को। तो ये हमारा मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑल्टरनेटिव प्लान्स या फिर रिप्लेसमेंट किसे सोचा था। तो एक बहुत ही सरप्राइजिंग नेम है और वो नाम है ड्रू मैकिंटायर का। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक पॉइंट पे ये भी कंसिडर किया था कि क्या ड्रू मैकिंटायर फिर उतर सकते हैं इस मैच में अगेंस्ट रोमन रेंस। अब मैं ये सोच रहा हूं कि अगर ड्रू मैकिंटायर सही में आ जाते तो इसके पीछे की डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोरी किस तरीके से देती, क्योंकि मतलब कोई लॉजिक तो बन नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर इतने टाइम से गायब है। हाँ, वो बात आप बोल सकते हो कि एक एग्जीबिशन मैच की तरह डब्ल्यूडब्ल्यू इसको ट्रीट कर सकती थी कि भैया चलो अब क्लैश इन इटली के लिए एडवर्टाइज किया ही था रोमन रेंस के चैंपियनशिप मैच को, तो ड्रू मैकिंटायर को इसमें डाल देते। और मुझे लगता है ड्रू मैकिंटायर हमेशा ऑल्टरनेटिव या बैकअप प्लान ही बन के रहेगा भाई उस बंदे में सब। अब कितनी बार मैं क्या बोलूँ इसे। अभी वैसे रिपोर्ट तो ये आ रही है कि ड्रू मैकिंटायर अब बस रेडी हैं आने के लिए, उनकी कुछ मूवी वगैरह जो चल रही थी उसकी शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, तो शायद आज कल परसों में मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू के आने वाले शोज के अंदर ड्रू मैकिंटायर वापस आ सकते हैं। और भाई मैं प्रार्थना करूंगा इस चीज़ की, जो भी इस प्रार्थना को मेरी सुन ले, कि भाई ड्रू मैकिंटायर के साथ तुम कुछ अच्छा करो। तुम्हारे पास वो पका पकाया बंदा है जिसपे तुम्हें कुछ इन्वेस्ट करने की, उस पर टाइम लगाने की जरूरत भी नहीं है, और वो सीधा तुमको रिवॉर्ड ला के देगा। ये इतनी छोटी सी बात पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटिव लोगों को समझ में क्यों नहीं आती भाई। मेरी तो ये बात समझ के बाहर है। ट्विटर पर अगर मैं कोई एक ट्वीट देख रहा हूं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड है और अगर उसमें 40,000 से ज्यादा लाइक्स आ रहे हैं, तो मतलब भाई कुछ तो हुआ है, और कुछ ऐसा हुआ है जो कि उस फोटो या फिर उस मीडिया से रिलेटेड नहीं है, उस बात से रिलेटेड है। मतलब कोई तो होता है कि फोटो इतनी तगड़ी आ गई कि लाइक्स आ गए। तो रिपोर्ट आई कि जो मास्क वर्सेस मास्क वाला मैच हुआ था, ये एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेस ओजी एल ग्रांडे अमेरिकानो के बीच में, इस मैच को प्रोड्यूस किसने किया था? तो इस मैच को प्रोड्यूस किया था पीट डन ने। भाई ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ नोवेयर आया। लोग सरप्राइज हो गए कि ओ भैया पीट डन ऐसे ऐसे मैचेस भी प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे लोगों ने अंडरटेकर को इस अच्छे मैच का या फिर इस पूरी स्टोरी लाइन का क्रेडिट दिया, तो अब जब पता ये चला कि पीट डन ने भी इस मैच को प्रोड्यूस किया है, मतलब प्रोड्यूसर अलग होता है बुकर अलग होता है, आपको पता ही होगी अगर आपने अनरियल थोड़ी बहुत भी देख ली है तो लोग इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार है तो फिर तगड़ा बंदा ही पीट डन। क्योंकि लोगों ने पीट डन, अगर आप एनएक्सटी यूके के टाइम से पीट डन को देख रहे हो तो अपने अच्छे रेसलिंग मैचेस के लिए पीट डन बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। हाँ, लेकिन विंस मैकमैन ने थोड़ा बुच बना दिया, बुच बना के उनकी ऐसी तैसी कर दी थी। लेकिन अब एज टैलेंट या एज रेसलर तो लगता नहीं है कि कोई सुपरस्टार बनने का कुछ पोटेंशियल है, और ये सही बात है। अब तो इतना कोई ये भी नहीं है कि बहुत हार्श बात बोल रहे हैं, अब तो कितने अच्छे अच्छे जो सुपरस्टार है वो नहीं चमक पा रहे। तो ये था पीट डन का रोल इस मैच के पीछे, जिसके बाद उन्हें अप्रिशिएट किया। और लोगों को ये बात इतनी आउट ऑफ नोवेयर फिर शॉकिंग लगी कि भाई लोगों का रिएक्शन में था कि ओ पीट डन मतलब अब मैच भी ऐसे ऐसे प्रोड्यूस करने लगा है। 28 जून 2026 को भाई एक बहुत ही कंपटीशन वाला दिन होने वाला है इस प्रोफेशनल रेसलिंग की इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि टीएनए का स्लैमिवर्सरी इवेंट भी इसी दिन होने वाला है, एनएक्सटी का ग्रेट अमेरिकन बैश भी इसी दिन होने वाला है, और एडब्ल्यू का जो फॉरबिडन डोर है वो भी इसी दिन होने वाला है। थोड़ी टाइमिंग अलग अलग है, जैसे 4 बजे तो टीएनए का ये स्लैमिवर्सरी हो जाएगा, जो कि आप बोल सकते हो कि उनका अपना एक तरीके का रेसलमेनिया है। फिर एनएक्सटी का ग्रेट अमेरिकन बैश और एडब्ल्यू का फॉरबिडन डोर, ये तो आपस में क्लैश भी करने वाला है, क्योंकि एनएक्सटी का शो शुरू हो जाएगा 7 बजे और एडब्ल्यू का फॉरबिडन डोर 8 बजे। तो ये अगेन वो वाली बात आ जाती है फिर कि ओ हेड टू हेड आ गए हैं डब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यू वाले। आज से 4-5 साल पहले इस चीज़ की बहुत तगड़ी हाइप होती थी, लेकिन अब वैसे इतनी कोई ज़्यादा नहीं है। बट इंटरेस्टिंग है कि सेम डे पर 3 शोज होने वाले हैं अलग अलग कंपनी के। टीएनए भी हो गई, डब्ल्यूडब्ल्यू भी हो गई और ऑल एलीट रेसलिंग भी। बस इतनी थोड़ी सी डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छी होनी चाहिए, ट्रिपल एच आ जाते हैं भैया अपनी स्टेटमेंट लेके। तो ट्रिपल एच ने एक स्टेटमेंट तो क्लैश इन इटली के टाइम पे दी थी कि भैया इसने लैंडस्केप चेंज कर दिया है, और अब एक नई स्टेटमेंट और दी है ट्रिपल एच ने, जहां पे बोलते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू इज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। इसका मतलब कि डब्ल्यूडब्ल्यू अब अपना पूरा जो सारा वो है ना, जो भी उनके अंदर दम है, वो सारा दम इस समय लगा रही है ऑब्वियसली अपने शोज को बेटर करने के लिए। और ये देखो थोड़ा सा अभी अच्छा तो लग रहा है माहौल डब्ल्यू। हाँ, एक बार फिर से ये सिर्फ मंडे नाइट रॉ की बात हो रही है, स्मैकडाउन तो डिजास्टर है। और दुआ करो उन लोगों के लिए जो कि पूरा शो लाइव देखते हैं बैठ के, क्योंकि भाई वो किसी एक टॉर्चर से कम नहीं है। तो ट्रिपल एच ने ये बोल दिया कि भैया डब्ल्यूडब्ल्यू अपने सारे सिलेंडर्स को इस समय फायर कर रही है, भाई पूरे डब्ल्यूडब्ल्यू अपना दम लगा रही है। अब देखते हैं ये दम कहाँ तक कितना खिंचता है,
है, क्योंकि अब WWE का नेक्स्ट जो सारे ही शोज होने वाले हैं थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सऊदी वाला, फिर समर स्लैम वाला, फिर पता नहीं अचानक से हम एक रेसलमेनिया होती नहीं है और दूसरी रेसलमेनिया के बहुत करीब आ जाते हैं, पता नहीं कैसे, तो वो वाला टाइम फिर से आ जाएगा। और होपफुली WWE इस बार अपनी पिछले कुछ महीनों की या साल की जो गलती चल रही है उनसे सीखे और उन्हें ये बात समझ में आए कि नकली 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 हाइप बना के आप ज़्यादा नहीं टिक सकते, आपको एक्चुअल में स्टोरी लाइन के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। तो आप बताओ, लग रहा है आपको WWE के सिलेंडर अभी सही तरीके से फट रहे हैं? कल मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर का मैच हुआ था, जिसमें सेथ रॉलिंस ने उस मैच को जीत लिया है। कुछ वैसे रिपोर्ट ना ब्रॉन ब्रेकर के बारे में आ रही है कि उनको लिम्प करते हुए देखा गया था, मतलब सही से चल नहीं पा रहे थे, लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट है उनके बारे में वो ये है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ब्रॉन ब्रेकर को कोई टाइम ऑफ नहीं लेना पड़ेगा, वो छोटी मोटी कुछ गड़बड़ थी उनके साथ। लेकिन अभी हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेथ रॉलिंस के बारे में, क्योंकि मैच जीतने के बाद सेथ रॉलिंस ने एक ऐसा जेस्चर किया था, एक ऐसा एक्शन किया था, एक ऐसा इमोट किया था जो कि सेथ रॉलिंस के आगे के प्लान्स बताता है। वो आप इस फोटो में देख सकते हो, सेथ रॉलिंस ने ये ब्लड लाइन वाला पोज किया है और जिस स्माइल के साथ किया है ये बताने की जरूरत नहीं है कि सेथ रॉलिंस यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं। सेथ रॉलिंस टारगेट कर रहे हैं रोमन रेंस को और उनकी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को। मतलब क्या अब हमारे सामने होराइजन पे मैच है सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस का इस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए? क्योंकि मंडे नाइट रॉ के हमने बैक स्टेज वाले सेगमेंट में भी देखा था जब सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस आमने सामने आ गए थे और रोमन रेंस थोड़ा चौड़ में था वहां पे कि भाई कि तू मेरे सामने क्या है, मेरे पास तो अभी ये चैंपियनशिप है। और अगर आपको नहीं पता तो किंग ऑफ द रिंग का ये जो टूर्नामेंट है इसके ब्रैकेट्स में एक नाम सेथ रॉलिंस का भी है। तो सेथ रॉलिंस अगर ये टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो वो एक मौका उनके पास आएगा। ऑब्वियसली ये हमें मैच फिर समर स्लैम में देखने को मिलेगा। कौन सा मैच? अगर सेथ रॉलिंस जीतते हैं तो वो जिस भी बंदे को पिक करते हैं। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो अभी WWE जो दिखाना चाह रही है, सेंस तो बनता है कि वो रोमन रेंस को पिक करेंगे, बट ये तो खैर अभी थोड़ी आगे की बात हो जाएगी कि सेथ रॉलिंस पहले तो टूर्नामेंट जीतें और उसके बाद वो पिक किसे करते हैं, क्योंकि रोमन रेंस भी अभी एक स्टोरी लाइन के मिक्स में है। तो फिर वो भी एक सवाल हो जाएगा कि WWE वो स्टोरी लाइन को पॉज में डाल के अभी रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच क्या कर सकती है या फिर नहीं। और अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ये मैच तो WWE रेसलमेनिया में शायद करवाएगी, क्योंकि ये बात तो मैं भी अपनी वीडियोस में बहुत बार बोल रहा हूँ कि अगले साल की रेसलमेनिया में सऊदी से है, तो या तो रोमन रेंस वर्सेस रॉक या फिर रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस से। WWE के पास दो ऑलरेडी मैच पके पकाए और तैयार बैठे हैं। लेकिन अगर WWE के बैकअप प्लान में ये रोमन रेंस और रॉक के बैकअप प्लान में रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच नहीं है, तो फिर वो दूसरा कौन सा मैच है, इसके बारे में एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। और इस रिपोर्ट का कहना यह है कि भाई WWE रोमन रेंस और ओबा फेमी का मैच अगले साल की रेसलमेनिया में चैंपियनशिप मैच करना कंसिडर कर रही है। भाई ये तो मतलब अब जिस तरीके से ओबा फेमी को पिछले कुछ महीनों में बुक किया गया है, अब आप खुद देखो कल मंडे नाइट रॉ में जब ओबा फेमी आया तो भाई उसे देख के ऐसा नहीं लग रहा था, मतलब मेरे को तो ऑलमोस्ट ब्रॉक लेसनर वाली फीलिंग आ गई कि जैसे ब्रॉक लेसनर के मैचेस देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं कि अब ये बंदा क्या करेगा, इसको कोई कैसे रोकेगा, क्योंकि वो होते हैं पटाखा मैच, एकदम से आया धुआंधार, भाई कहीं से फायर हो रहा है। और वैसा ही ओबा फेमी ने लड़ा भी था। तो अब सोचो WWE ने इतने शॉर्ट पीरियड में जिस हिसाब से ओबा फेमी को बिल्ड कर दिया है, रोमन रेंस WWE का सबसे खतरनाक बंदा है जिसको हरा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो उन्होंने अपने 1316 दिनों वाले रेन में प्रूव करके दिखाया था। तो अब WWE अगले साल की रेसलमेनिया के लिए करंटली एक प्लान की तरह देख रही है रोमन रेंस वर्सेस ओबा फेमी के चैंपियनशिप वाले मैच को। तो इसका मतलब फिर ये भी है कि रोमन रेंस के पास ये टाइटल तब तक रहने वाला है। लेकिन एक चीज़ आपको WWE में आजकल पता होनी चाहिए कि WWE प्लान्स बहुत सारे चेंज करती रहती है, WWE पिवट भी बहुत सारे करती है। तो ये अभी थोड़ा बाद की बात हो जाएगी, लेकिन WWE कंसिडर कर रही है रोमन रेंस और ओबा फेमी के मैच को। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रोमन रेंस वर्सेस रॉक अगर नहीं होता तो क्या आप रोमन वर्सेस ओबा देखना चाहोगे या फिर रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस चैंपियनशिप के लिए एट रेसलमेनिया? तो ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आरपंत वाला कोड आप यूज़ कर लेते हो तो आपको पूरी वेबसाइट के ऊपर सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर प्यारा सा डिस्काउंट में मिल जाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो उसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।